Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो फर्स्ट ईयर का आया है बोर्ड की तरफ से वो करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ आइंस इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ FeCl3r. तो यहाँ जो है ना वो मैंने चैप्टर भी मेंशन कर दिए हैं कि आपको जो है वो आसानी हो. इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ आइंस बताना है. अब याद रखें कि फार्मूला यूनिट हमें FeCl3 दिया हुआ है. अब इससे जो है ना आपको क्या होगा कि हमारे पास जो है ना यहाँ Fe जो है ना वो 1 मोल है और जो हमारे पास जो क्लोरीन है वो हमारे पास 3 है. तो एक मोल में हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है. 1 मोल में क्या है हमारे पास इतना एवोगैड्रो नंबर होता है. तो यहाँ जो है ना वो हमें फॉर्मूला यूनिट का बताना है. तो Fe में 1 होगा एवोगैड्रो नंबर और क्लोरीन में हमारे पास 3 एवोगैड्रो नंबर होंगे. तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ. और हमारे पास जो है ना वो ये फिर जो है ना वो 24 बन जाएगा. खुद आप करें जो क्या 6 आप करें क्योंकि 6 हैं हमारे पास 4 हैं. तो यहाँ हमारे पास जो है वो 24 बनेगा. करेक्ट ऑप्शन इज डी. हमारे पास यहाँ हमारे पास FeCl3 दिया हुआ है. हम लोग जो है ना वो ऐसे करेंगे कि यहाँ हमारे पास Fe आ जाएगा प्लस जो है वो हमारे पास 3 जो है वो क्लोरीन आ जाएंगे माइनस के आइंस हमारे पास दिए हुए हैं. अब यहाँ जो है ना वो हमारे पास इसके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 है और जो है वो हमारे पास क्लोरीन में हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज नंबर को. तो आप जो है ना वो 4 एवोगैड्रो नंबर को करें तो आपके पास जो है वो 24 आएगा. सेपरेट बताना होता तो हम लोग जो है वो सेपरेट बताते हैं, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइंस का आवा है तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे और हमारे पास 24 आएगा. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है कि व्हेन 7.0 हमारे पास वैल्यू दी हुई है और मल्टीप्लाई करना है एक वैल्यू से और आंसर क्या होगा हमारे पास. तो याद रखें कि 7 2 क्या होता है 14 और हमारे पास 12 माइनस 3 दिया हुआ है. देखिए मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास जो है ना वो प्लस होता है. उसको हम जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 12 प्लस माइनस 3 आ जाएगा. जैसे मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ. ये अब यहाँ प्लस है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ माइनस का 3 दिया हुआ है हमारे पास तो प्लस माइनस माइनस होगा हमारे पास और यहाँ जो है ना वो हमारे पास 9 आ जाएगा. अब देखें ऐसे 9 नहीं लगा देना है. हमारे पास जो है ना वो आंसर में दिया हुआ है 1.4. तो इसका मतलब है कि 4 यहाँ से जो डेसिमल था वो यहाँ आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है प्लस आ जाता है. तो यहाँ जो है ना वो हमारे पास अगर यहाँ आओ तो हमारे पास आंसर होगा 1.4 एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास 10 होगा. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि द क्वांटम नंबर्स वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर. देखें ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो है ना वो जो L होता है जो हमारे पास जो है वो शेप होती है ऑर्बिटल की 2 होती है. लाइक क्या होता है इसमें क्वांटम नंबर जो है ना वो शेप को डिस्क्राइब करता है और जो n होता है वो साइज होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. तो n जो है वो 3 हो जाएगा और l जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा. तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है. अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 4 है कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर एक्सरेज लाइज बिटवीन. वेवलेंथ जो है ना वो एक्सरे की कितनी होती है. तो याद रखें कि आपकी जो है ना वो एक्सरे की प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है कि जो हमारे पास एक्सरे की रेंज है वो 0.1 to 10 एंगस्ट्रॉम होती है. सो जो है वो करेक्ट ऑप्शन ए है. अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 5 है कि द बोहर्स थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन. ये हमेशा याद रखें कि बोहर्स थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है हाइड्रोजन पे और उन पे जिनका इलेक्ट्रॉन 1 होता है. सही है. तो हम जो है वो यहाँ देखेंगे लिथियम हमारे पास जो है ना वो 3 होता है. 3 - 2 1 आ गया. हीलियम हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास 2 होता है. तो हमारे पास 2 - 1 आ जाएगा 1. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जो कर रहे होंगे उसके 1 होने चाहिए. अब हाइड्रोजन यहाँ दिया हुआ है हमारे पास तो आप याद रखें कि हाइड्रोजन H+ दिया हुआ है. 1 - 1 क्या होगा 0. तो यहाँ जो है वो बोहर थ्योरी जो अप्लाई नहीं होगी वो हमारे पास H+ पे नहीं होगी. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है कि व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन C2H2 मॉलिक्यूल. C2H2 मॉलिक्यूल जो है ना वो हमारे पास क्या कहलाता है वो हमारे पास इथीन कहलाता है. अब इथीन के जो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना जो स्टेट होती है वो हमारे पास sp होती है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है. अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 7 है कि द मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मूवमेंट. डायपोल मूवमेंट जो है ना वो हमारे पास 0 उनकी होती है जो नॉन पोलर होते हैं. नॉन पोलर में हमारे पास 2 टाइप्स होती है. मैं इस पर भी अलग वीडियो बना चुकी हूँ नॉन पोलर पोलर पे, वो भी आप देख सकते हैं. नॉन पोलर में हमारे पास क्या तो सिमिलर जो सेम एटम्स होते हैं ना वो मिले तो वो नॉन पोलर होते हैं. यहाँ पे सिमेट्री बिल्कुल सेम होनी चाहिए. तो यहाँ आपको सिमेट्री जो है ना वो बेंजीन की दिख रही होगी. बेंजीन की डायपोल मूवमेंट जो है ना वो 0 नहीं होती लेकिन नेग्लिजिबल होती है तो उसको हम 0 ही कंसिडर करते हैं. और एक तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि जो है वो डायपोल है इस डायपोल है तो यहाँ हमारे पास जो है वो एमसीक्यू का ए ऑप्शन करेक्ट होगा. और हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 8 है कि द ज्योमेट्री ऑफ BF3 इज पोलर ट्राइगोनल इट्स बॉन्ड एंगल शुड बी. तो देखें
ट्राइगोनल का जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ना, ये हमारे पास कीवर्ड है। ट्राइगोनल हमारे पास जो है ना, उसका जो एंगल होता है वो हमारे पास 120 होता है। तो कीवर्ड जो है आप देखिएगा, वरना आप BF3 को भी देख सकते हैं। तो BF3 जो है ना, वो हमारे पास ट्राइगोनल 120 से बिलोंग करता है, जिसका एंगल 120 होता है। सो आप लगा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी है हमारे पास यहाँ। अब हमारे पास MCQ नंबर 9 है कि VBT टेल्स अस अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सेप्ट। अब हमारे पास देखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना, उसने हमें सब कुछ बताया था। बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड एनर्जी भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सब बताया था, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताया था। वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया था। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारे पास डी है। हमारे पास MCQ नंबर 10 है कि द कूलिंग अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए यहाँ हमारे पास 4 दिए हैं। अब इसमें से जो है ना, वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, याद रखें कि कॉमन आइन इफेक्ट में क्या होता है कि आइन से हमारे पास कोई भी है तो उसका आइन जो है वो हमारे पास कॉमन होना चाहिए। एक्सप्रेशन थ्योरी में हमारे पास उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है ना, कोई भी एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, उनके पास सेम नंबर, मतलब क्वांटम नंबर चारों के चारों जो है वो हमारे पास, जो प्रिंसिपल है, जिमेंटल है, हमारे पास मैग्नेटिक है, तो हमारे पास ये क्वांटम नंबर चारों के सेम नहीं होंगे। तो हमारे पास एक जो है डिफरेंट होता है। वो आपको पता होगा कि वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जिसका एक का क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी होती है। और ली चार्टलेस प्रिंसिपल को तो आपको पता है कि जो है ना, वो हम भी कोई भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो हमारे पास इफेक्ट को वापस अपने पास ले आता है। तो वो हमारे पास जो है ना, ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट है ना, ये हमारे पास एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स पे हमारे पास प्रिंसिपल होता है। इसमें हमारे पास जो है ना, वो चैप्टर नंबर 4 में आपको दिया हुआ है। तो उसमें आपको जो है ना, वो इसके एप्लीकेशंस भी बताई हुई हैं, तो आप वो भी जरा कंसिडर कर लीजिएगा। MCQ नंबर 11 दिया हुआ है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम कंपेयर्ड विद CH4 इज। अब देखें यहाँ हीलियम दिया हुआ है, CH4 और डिफ्यूजन निकालना है हमें। तो मैं आपको फॉर्मूले से सिखा देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि जिसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जो है वो ज़्यादा होता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो CH4 16 है और हीलियम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। ये हमारे पास रूट आ गया, 4 1 4 4 4 16। यहाँ हमारे पास जो है ये 4 आ जाएगा। 1 वैसे आप 1 का भी नीचे लिख सकते हैं, लेकिन जो है वो ये हम कर लेते हैं कंसिडर। और बाकी जो है ना, वो रूट आ जाए, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का 2। तो हमारे पास जो है ना, वो 2:1 का होगा। तो हमारे पास जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हीलियम का है वो कंपेयर विद CH4 इज 2 टाइम्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। अब हमारे पास जो है ना, देखें MCQ नंबर जो हमारे पास 12 है वो है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 इज हाईएस्ट एट। अब देखें वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, याद रखें हमारे पास लॉ था, उसको जरा कंसिडर आया। उसमें क्या था कि हमारे पास जो है वो, उसमें कहा था कि जो है ना, वो वॉल्यूम और ऑक्सीजन का कहीं भी कहा था कि किसी का जब भी होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास प्रेशर के। तो यहाँ देखें आपके पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, आपके पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिया हुआ है C में 200 सेल्सियस दिया हुआ है। अब याद रखें आपके पास कि जो है ना, वो प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि मोलर वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट उनमें होगा जिसमें प्रेशर सबसे कम होगा। तो प्रेशर सबसे कम किस में, 0.5 और 0.5 दोनों में, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किस में, तो C। तो यहाँ ऑप्शन C जो है वो करेक्ट होगा। बस आपको ये याद रखना है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। अब हमारे पास जो है ना, वो MCQ नंबर 13 है कि द प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कंसिस्ट ऑफ। अब देखें ये आपकी बुक लाइन भी है, उसमें आपको पास पूरी डेफिनेशन दी हुई है प्लाज्मा की कि वो किससे कंसिस्ट करता है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव आइंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सो यहाँ जो है ना, वो आपके पास क्या होगा कि डी जो है ना, वो ऑल ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कहा हुआ है कि द कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। कुकिंग टाइम जो है वो प्रेशर कुकर में क्यों रिड्यूस होता है, याद रखें प्रेशर कुकर में इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि वो बिल्कुल बंद होता है, तो हीट जो है ना वो जा नहीं पाती, स्टीम जो है वो जा नहीं पाती। तो क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना, वो राइज हो जाता है। तो जब मैंने आप लोगों को बुक के एक्सरसाइज के MCQs करवाए थे, उसमें भी एग्जैक्टली यही है। तो मैंने आपको जब भी बताया था पास कि प्रेशर कुकर जो है ना, वो हमारे पास वाटर के ऊपर, वाटर सरफेस जो होता है इनसाइड द पॉट, उस पे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर प्रेशर बिल्ड करता है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है, और उससे हमारे पास कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। अब MCQ नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस। अब देखें लंडन फोर्सेस से आपको याद आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर 5 में आपको ये कहा हुआ है कि ये ज़्यादातर जो है ना, वो नॉन पोलर में होती है। सही है। अब हमारे पास जो है ना, वो याद रखें कि लंडन फोर्सेस जो है ना, वो सब मॉलिक्यूल्स में होती हैं, पोलर में, नॉन पोलर में, सब में, लेकिन जो है ना, वो हमारे पास नॉन पोलर में ज़्यादा होती है।
आपके पास जो है ना बहुत अच्छा बुक में दिया हुआ है कि ये जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, मतलब किस चीज़ से लंदन क्या है हमारे पास जो है लंदन स्पर्जन फोर्सेस सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो याद रखें उन्होंने कहा हुआ है कि जिसके जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही हमारे पास लंदन स्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होगी। कैसे? क्योंकि जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लंदन फोर्स होगी। तो हमारे पास जो है यहाँ किस में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, यहाँ हमारे पास जो है वो एक हीलियम, एक यहाँ दो और यहाँ चार 5 दिए हुए, सॉरी। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि हमारे पास मीथेन में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, लंदन स्पर्जन फोर्सेस स्ट्रांग हो गई। हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 16 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म वो होता है हमारे पास के दो हमारे पास जो है वो पेयर्स जो कंपाउंड्स हैं वो शो कर रहे हैं एक ही स्ट्रक्चर को ना। तो यहाँ आप लोग हमेशा देखें आइसोमॉर्फिज्म में हम लोग नंबर ऑफ एटम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप सारी एग्जांपल्स याद करेंगे और ये करेंगे, इससे अच्छा मैं आपको अच्छी सी ट्रिक देती हूँ कि जो है ना नंबर ऑफ एटम्स देख लें। नंबर ऑफ एटम्स क्या दिए हुए, 1 और 1 दिया हुआ है, 1:1 या 1 फिर 3 दिया हुआ है, 1:1 और फिर 3 दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास क्या है 1:1 1:1, तो यहाँ हमारे पास बी हो गया। जितना भी एटम जो एटॉमिक रेशियो है ना वो एक्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो हमारे पास वो आइसोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ हमारे पास 1:1 है, या हमारे पास 1:1:3 ये दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर हमारे पास और ये आपकी बुक लाइन है, ये आपको दिया हुआ है हमारे पास का बिग क्रिस्टल कैन बी कट और स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज ऑफ आइडेंटिकल शेप, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। ये चैप्टर 6 से दिया हुआ है और ये हमारे पास याद रखें कि वो बिग क्रिस्टल जो कट हो जाता है स्मॉलर साइज में लेकिन आइडेंटिकल उसकी शेप होती है तो उसको हम कहते हैं क्लेवेज, और ये आप जो डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। हमारे पास अब एमसीक्यू नंबर 18 दिया हुआ है कि केपी इज इक्वल टू KCU when डेल्टा एन इज इक्वल टू। तो याद रखें डेल्टा एन जो है ना वो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब केपी और केसी बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर है। प्रोडक्ट से माइनस करते हैं रिएक्टेंट को, जब दोनों ही बराबर हैं तो 1 - 1 को मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। प्रोडक्ट 1 है, रिएक्टेंट भी 1 है, दोनों एक्जैक्टली सेम होते हैं जब हमारे पास केपी और केसी इक्वल है। तो इसका मतलब है कि 1 से -1 करूंगी तो डेल्टा एन क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो याद रखें जब भी केपी केसी एक दूसरे के बराबर होते हैं इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों के बराबर है और जो हमारे डेल्टा एन है वो 0 है। हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 19 और वो दिया हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgCl2 इज x, इट्स KSP will be। अच्छा हमारे पास जो है ना मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा। वो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, MgCl2 दिया हुआ है। अब याद रखें आप लोग KSP कैसे होती है। KSP में हम लोग जो है वो प्रोडक्ट लिखते हैं, है ना। तो मैं जो हूँ वो ऐसे प्रोडक्ट लिख लूँगी यहाँ 2+ करके, और फिर यहाँ जो है वो मैं क्लोरीन माइनस, और यहाँ याद रखें कि जो भी हमारे पास जो है वो होगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब याद रखें कि यहाँ पे ना हम लोग कंसिडर करेंगे इसको x और इसके 2 मोल्स है ना तो इसको 2x करेंगे। यहाँ पे जो है वो मैं पुट कर देती हूँ x और यहाँ पे जो है वो मैं पुट कर दूंगी 2x। अब याद रखें कि इसके ऊपर जो कोफिशिएंट था वो हमने यहाँ लगा दिए। अब यहाँ क्या होगा 2 2 ज़ा 4 एंड x2 हमारे पास हो जाएंगे, सही है। और यहाँ जो है वो x आ जाएगा, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 4x³ आ जाएगा आंसर, सही है। सो हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन होगा 4x³ जो है वो हमारे पास डी है। अब हमारे पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 20 है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अच्छा ये जो है ना वही कुछ लोग मेमोराइज भी कर लेते हैं, बाकी जो है ना वो इसकी ट्रिक भी होती है, मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। जो है ना वो आप याद रखें कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास के से डोनेट होता है, और हमारे पास इसको लिखते हैं कि रेट अपॉन जो है वो हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है। तो हमारे पास जो है ना वो रेट का फॉर्मूला होता है मोल पर dm3/सेकेंड, सही है। और हमारे पास जो है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो फर्स्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट की जगह भी हम यही लिखेंगे मोल पर dm3, सही है। हमारे पास जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोल पर dm3 ही होता है, उसमें सेकंड नहीं होता। तो अब याद रखें आप लोग कि ना यहाँ पे जो है वो हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कट कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास सेकंड बचेगा। लोगों को ऐसे दिखाती हूँ, देखें मोल, यहाँ हमारे पास जो है वो dm3 सेकंड है, फिर हमारे पास जो है वो नीचे मैं लिखूंगी मोल और फिर यहाँ मैं लिखूंगी dm3। अब ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिख मोल dm3, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा dm3/सेकेंड। dm3 से कट जाएगा और यहाँ पे सॉरी मैं मोल लिखना भूल गई, मोल से मोल कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 1/सेकेंड बचा। अब याद रखें 1/सेकेंड को हम सेकेंड -1 करके लिखते हैं, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का जो है वो हमारे पास रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो सेकेंड -1 होगा। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, वरना फिर ये जो है वो याद भी कर लेते हैं कुछ बच्चे। वो एमसीक्यू नंबर अब हमारे पास 21 है कि द एम्फोटेरिक सब्सटेंस अमंग द फ्लोइंग। एम्फोटेरिक वो होते हैं
जो हमारे पास एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी करते हैं। तो आप लोगों की बुक की एग्जांपल दी हुई है Al2O3 और ZNO, ये दोनों जो है वो ऐसे हैं कि ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज इन वाटर, कौन सा सॉल्ट है जो हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो याद रखें सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट हमारे पास ऐसे बनता है जब हम बेस और एसिड का रिएक्ट करवाते हैं। हमारे पास NH4 यहाँ पे जो भी हमारे पास ये सॉल्ट है ना, ये हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। हाइड्रोलाइज हमारे पास सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि NH4Cl जो है ना वो क्या है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। NH4 क्या है? वीक बेस। और Cl क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी इन दोनों को हम लोग जो है वो हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब वाटर में आप मिक्स करें, तो इसकी जो हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें दूसरे क्या है सब्सटेंसेस की, तो उसमें क्या है वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सॉल्ट जो है वो हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 23 है कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3-। अब देखें कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। देखिए कॉन्जुगेट बेस वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय लूजिंग अ हाइड्रोजन एटम, एंड हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय एक्सेप्टिंग अ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ आपके पास जो है ना वो एक दी हुई है, एक कंपाउंड दिया हुआ है। अब उसमें आपको बेस बताना है। बेस क्या होता है? मैंने अभी बताया कि जो लूज कर देते हैं हाइड्रोजन एटम को। तो हमारे पास जो है वो यहाँ कौन सा H2O ले लिया हाइड्रोजन, H+, इसकी तो एसिड है क्योंकि इसने H+ ले लिया है। H+ का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब उसने ले लिया है। और हमारे पास जो है वो H2CO3 भी दिया हुआ है। CO3 को देखें कि उन्होंने लूज कर दिया है। पहले HCO3 था, अब CO3 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गायब हो गया बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसने लूज कर दिया है। बस ये याद रखिएगा कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वीडियो हो गई, लेकिन असल में जो है ना वो एमसीक्यूज जो है वो 33 है। सो जो है वो टाइम लगता है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 24 है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय। देखिए ये जो है ना वो आप लोगों की बुक में पूरा एक चार्ट बना हुआ है, और उस पे भी आप लोग देख सकते हैं कि 192 पे आप लोगों का जो है ना वो चार्ट बना हुआ है। उसमें कहा हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो है वो इनहिबिट होती है ग्लिसरीन से। सो ये जो है वो कांस्टेंट होते हैं, आपको पता है कैटलिस्ट जो कांस्टेंट होते हैं, तो ये तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। और हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 24 है, सॉरी 25 है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट K होता है, और रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बाकी जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी। तो बस आपको ये याद रखना है कि रेट कांस्टेंट जो K होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, और वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। सही है। हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 26 है कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन सॉलिबिलिटी ऑफ। तो याद रखें कि प्रेशर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो चेंज कर देता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड। सॉलिड इनटू लिक्विड कोई भी चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है प्रेशर का। लेकिन जो गैस इनटू लिक्विड होता है ना उसके ऊपर हमारे पास जो है वो इफेक्ट होता है प्रेशर का। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी होगा। अब हमारे पास जो है ना वो अब जो है वो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है कि द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलोइड। अब देखें जो है ना हमारे पास क्या होता है, कोलोइड होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो धुंधला धुंधला सा होता है। जैसे कि ना आप मिल्क को देखें, जैसे कि वो क्या होता है कि वो जो है ना वो दिख रहा होता है बिल्कुल, है ना, मिल्की मिल्की सा, उसको हम कहते हैं। तो मिल्क जो है ना वो एग्जाम्पल है मल्शन की। ये आपके पास चैप्टर 10 में दिया हुआ है पूरा चार्ट, और उसमें आपको बताया हुआ है कि जब सॉलिड सॉलिड मिलते हैं, लिक्विड लिक्विड मिलते हैं, तो क्या होता है। तो लिक्विड और लिक्विड की जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास मिल्क है, और ये हमारे पास पेज नंबर 213 पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 28 है हमारे पास के पार्ट्स पर ट्रिलियन मीन्स। अब याद रखें कि चैप्टर 10 से लिया गया, और इसका पेज नंबर जो है वो मैं लिख देती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देखें। हमारे पास पार्ट्स ऑफ ट्रिलियन होता है ना वो 10-12 होता है। यहाँ पे मिलियन और क्या है हमारे पास जो है ना जो मिलियन और बिलियन भी दिया हुआ था, तो वो हमारे पास जो है वो 6 और 9 होता है। ट्रिलियन 12 होता है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 10-12 है। आप लोग ज़रूर इसको ना पेज नंबर देख लीजिएगा और लर्न जरूर कर लिएगा। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 29 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखें नेगेटिव हमेशा एंथैल्पी चेंज उसका होता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा कंबशन रिएक्शन आता है जो हमेशा नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही दे दिया, तो नेगेटिव में कंबशन आती है, कंबशन ऑफ ऑक्सीजन ले लें, वो सॉरी क्या है, तो हमारे पास जो है ना वो बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन ले लें, तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव होते हैं, ये एक्सोथर्मिक में आता है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 30 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम।
कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। देखिए स्टेट फंक्शन वो होता है जो थर्मोडायनेमिक पास के पैरामीटर होता है जो डिपेंड होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट में। लाइक एक तरीके से आप ये समझें कि ये पाथ पे डिपेंड करता है, यही है कि ये जो है ना वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है और पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप याद रखें कि प्रेशर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे जो है ना ये स्टेट फंक्शन होते हैं। वर्क डन जो है ना वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो है वो हमारे पास 31 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन Na2Cr2O7, ये मैं जो है वो आपको निकालना बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, 1 ग्रुप से लिथियम सोडियम उससे जो है वो हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी +1 होगी, सही है। और हमारे पास यहाँ 2Cr लिख देंगे, हमारे पास क्रोमियम की निकालनी है। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या होता है 6 ग्रुप से होता है और इसकी जो है ना वो -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे पास जो है ना वो क्या होगा 7। अब यहाँ -14 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास जो है वो क्रोमियम 2 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखें यहाँ = 0 लिखते रहेंगे, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए ये निकालना। -14 से जो है वो हम +2 करेंगे तो हम प्लस माइनस क्या होगा 12, -12 आ जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ 0 और यहाँ पे प्लस और क्रोमियम तो आ ही रहा है। अब यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास -12 है, यहाँ क्या है हमारे पास = के बाद जाके क्या होगा +12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 क्रोमियम = 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा 6। तो यहाँ जो है वो हमारे पास 6 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये जो है वो ऐसे निकलना था। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 32 है कि द गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद। अब याद रखें कि गैल्वेनाइजिंग जो है ना वो होता क्या है, सब प्रोसेस है जिसपे हम मेटल को जो है ना मेटल के ऊपर एक कोट करते हैं, एक थिन लेयर ऑफ कोट करते हैं, वो जिंक की होती है। तो आपके पास गैल्वेनाइज्ड रॉड यहाँ की वर्ड ही दिया हुआ है गैल्वेनाइज, तो आपको पता है कि आयरन पे हम कोट करते हैं जिंक का, तो वही तो हमारे पास गैल्वेनाइजिंग कहलाता है प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। हमारे पास लास्ट MCQ है बट नॉट लीस्ट, KOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन। अब याद रखें अगर आप लोगों ने फ्यूल सेल पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज्ड ही हमारे पास होता है फ्यूल सेल में। और फ्यूल सेल में क्या होता है प्लेटिनम भी सर्व एज अ कैटलिस्ट होता है, जबकि जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमारे पास KOH होता है। तो ये दोनों की है, आप ज़रूर याद रखिएगा इसको। और हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारे पास एनोड साइड से आती है और ऑक्सीजन जो है वो कैथोड साइड से आती है। और ये फ्यूल सेल वगैरह के जो गोलियाँ, हाँ कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, कैटलिस्ट, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये MCQs में ज़रूर आएंगे, क्योंकि MCQs में इन्होंने मॉडल पेपर में दे दिए। जो मॉडल पेपर में MCQs आते हैं ना वैसे ही मिलते जुलते MCQs आते हैं। तो इन्होंने जो है वो यहाँ पे चैप्टर से ही ऐसे बिल्कुल दिए हैं। मैंने चैप्टर भी मेंशन इसीलिए कर दिए थे कि आपको कोई मुश्किल ना हो, हर चैप्टर से 3 MCQs तो आए हुए हैं मैक्सिमम। जो है वो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लिएगा, मॉडल पेपर की ज़रूर करिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जिस साल आता है उस दिन जो है उस दफ़ा जो है वो 40% जो है वो पेपर मॉडल पेपर से ही आता है। सो दैट्स इट query regarding these MCQs. So let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And all the best to all of you. Allah Hafiz.